सोशल एक्सप्रेस। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमने घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया है और इसी में आपको हम अभी बायोलॉजी के लेक्चर्स दे रहे हैं। तो चलिए आज बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर आपको देते हैं और आपकी काफ़ी मदद होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, हम बायोलॉजी के लेक्चर्स दे रहे हैं। बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर चल रहा है? हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। हमारे चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में कौन से टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं? ये टॉपिक है रेस्पिरेशन। कौन सा टॉपिक है? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन का ये लेक्चर कितना है? तो लेक्चर शायद ये हमारा 6th है, तो लेक्चर 06। ठीक है, ये था। तो बस आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने रेस्पिरेशन के कुछ बेसिक्स देख लिए थे और बेसिक एलिमेंट्स पे बात कर ली थी। इसके दो वीडियोस हमारे पास पड़े हुए हैं रेस्पिरेशन के बेसिक एलिमेंट्स को समझाने के लिए। ठीक है, तो उसी वजह से आज हम आगे बढ़ रहे हैं और अगले टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन का बेसिक एलिमेंट ख़त्म हो गया है। आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। क्या टॉपिक है? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो थोड़ा देखिए, हाँ, तो जैसा कि आपको पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। हर एक ऑर्गेनिज्म को। क्यों? क्योंकि भाई ज़िंदा रहना है तो एनर्जी चाहिए तो ऑक्सीजन चाहिए। तो इसीलिए प्लांट्स भी वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। और क्योंकि बात यह है कि प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ फूड बनाने के लिए होता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं अपने खाना बनाने की प्रोसेस के लिए, लेकिन इन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्लांट्स खाना बनाने के लिए ब्रैकेट में यहाँ पर डाल दीजिए फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट्स खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, परंतु ये याद रखिएगा यहाँ पर, परंतु इन्हें भी एनर्जी के लिए ऑक्सीजन लेना पड़ता है। ऑक्सीजन लेना पड़ता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है एनर्जी के लिए। ये भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। तो आप लोग जो एक मिसकंसेप्शन बना के रखे थे, गलत थॉट जो थी आपकी कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मतलब वो नहीं हो रहा है, वो चीज़ें नहीं काम कर रही है, तो उसके लिए वो मिसकंसेप्शन को दूर कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगले में आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्हें भी एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, अब प्लांट की बात ये है कि प्लांट के पास हमारे जैसा कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होता। यहाँ पर हम लिखते चलते हैं कि प्लांट्स के पास कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं
होता है, इसलिए ये मतलब कौन, इसलिए ये कौन, प्लांट्स, इसलिए ये अलग अलग इसलिए इसके अलग अलग ऑर्गन्स, इसके अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग रेस्पायरेट करते हैं, रेस्पायरेट करते हैं। कहने का मतलब समझ में आया। इनके पास कोई, जैसे हमारे पास देखो, यहाँ से गई हवा, फिर विंड पाइप से होके फिर लंग्स में गई, फिर वहाँ से फिल्टर होके पूरी बॉडी में गई, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। प्लांट्स के पास रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, तो वो बिना रेस्पिरेटरी सिस्टम के काम कैसे करते हैं, तो वो बिना रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक ही टाइप में काम कर सकते हैं। इसलिए इसके जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग ही रेस्पायर कर लेते हैं। इनके पास जितने भी ऑर्गन है सब छोटे छोटे होते हैं और अलग अलग जगह रेस्पायर करते रहते हैं। तो जितनी ज़्यादा जगह ये अलग अलग जगह रेस्पायर करते हैं ना, इसी वजह से इनका रेस्पिरेशन उतना ही आसान हो जाता है। यानी प्लांट का हर एक भाग अपना अलग ही रेस्पिरेशन कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट के बारे में एक बात कही जाए कि प्लांट में क्या होता है, प्लांट में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, हाँ। और इनमें एक ज़बरदस्त बात याद आती है कि इनमें रेस्पिरेशन डिफ्यूज़न से होता है, डिफ्यूज़न की प्रोसेस से होता है, यानी हमारे जैसा इनके पास नाक तो होता नहीं है जो इसको ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, हाँ, अंदर खींच लिया। तो इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, इनमें एक बहुत ही मस्त और सिस्टम प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है डिफ्यूज़न। इस प्रोसेस में क्या होता है जानते हो, इस प्रोसेस में 2 लेयर बनी होती है, ठीक है। और इस लेयर का इस साइड में ऑक्सीजन है और ये हो गया सेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल दे देते हैं, जैसे ये हो गई सेल और इधर इसका ऑक्सीजन वगैरह एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये सेल हो गई। तो सेल को जब ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, तो ये अपना कॉन्सेंट्रेशन क्या कर लेती है, ये अपने आप को खूब कड़ा बना लेती है, जो हार्ड बना देती है। और इसी वजह से ये हल्के पार्टिकल हार्ड पार्टिकल की तरफ आना शुरू कर देते हैं और वही प्रोसेस क्या हो जाती है, डिफ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। तो ये लो रहते हैं और इधर हाई हो जाता है, क्या, इनका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं और डिफ्यूज़न की प्रोसेस के ज़रिए ही प्लांट रेस्पिरेट करते हैं। प्लांट का रेस्पिरेशन डिफ्यूज़न की प्रोसेस से ही होता है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हम अगले टर्म पे आते हैं। प्लांट की एक ज़बरदस्त बात याद रखिएगा, हर प्लांट अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से रेस्पायरेट करता है। जैसे अगर एक नंबर रूट्स की बात करें तो रूट बेसिकली मिट्टी, इसके बारे में बोले तो ये मिट्टी के बीच के एयर से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करा के सांस लेते हैं, मतलब कराते हैं। इसके पास रूट हेयर्स होते हैं जो जड़ों के बीच तक पहुंचे होते हैं, वो पानी तो लेते ही हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी खींच लेते हैं कभी कभार, ठीक है। तो ये वाली बात भी इनके बारे में आ जाती है। उसके बाद हमारा अगला टर्म आता है कि यार ये तो इनकी क्लियर हो गया कि हाँ जड़ें सांस ले लेंगी। अब जड़ों के बाद बारी आती है रूट्स की, ठीक है। तो रूट्स के बारे में बोला जाए, रूट्स के लिए तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट होते हैं, उनमें ऐसे पाया जाता है, ठीक है। तो रूट्स, स्टेम की बात करें, ठीक है। स्टेम समझ में आता है ना, स्टेम समझ में आता है, क्या होता है स्टेम, तना, ठीक है। तो जो प्लांट का तना होता है उसके बारे में बात करें तो इसके बारे में 2 टाइप से तना हो सकता है। एक जिसको हम बोल सकते हैं कि ग्रीन स्टेम,
ग्रीन स्टेम, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, और एक वुडन स्टेम, उसके बारे में बात कर लेंगे। ग्रीन स्टेम, तो एक बात याद रखिएगा, प्लांट में जहाँ ग्रीन सेगमेंट रहा, जहाँ पे भी ग्रीन सेगमेंट प्लांट में रहा, पक्की बात है कि वहाँ पर क्या मौजूद हो जाएगा, पक्की बात है कि वहाँ पे क्या मौजूद हो जाएगा, बताओ, वहाँ पे स्टोमाटा मौजूद हो जाएगा। तो ग्रीन स्टेम के बारे में बोले तो इनमें स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, स्टोमाटा होता है जो इनमें स्टोमाटा होता है जो रेस्पिरेशन में मदद करता है, रेस्पिरेशन में मदद करता है। भाई ये स्टोमाटा के ज़रिए सांस लेते हैं, यानी जो स्टोमाटा से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट खींचते थे और ऑक्सीजन छोड़ते थे, तो स्टोमाटा से जब उन लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड खींचा ना, और ऑक्सीजन जब छोड़ रहे हैं तो छोड़ने से पहले थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसी स्टोमाटा से ही ऑक्सीजन भी यूज़ कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन प्लांट्स को, ये अपने हिसाब से फंक्शन डिज़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है वुडन स्टेम की, किसकी, वुडन स्टेम। वुडन स्टेम के बारे में बोला जाए तो ये क्या होगा, तो ये थोड़ा अलग होता है, इनमें तो ये हरे नहीं होते, ये तो लकड़ी वाले होते हैं, इनमें तो ये हार्ड होते हैं, तो इसीलिए इनके छाल में, इनकी बार्क में बोला जाए तो, वुडन स्टेम के बारे में बोला जाए तो इनकी बार्क्स में लेंटिसेल होते हैं जो ऑक्सीजन को मदद करते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। बार्क में छेद, मतलब इनके जो छाल होती है ना, छाल के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जो इनको मदद कर रहे होते हैं। मतलब जैसे वुडन स्टेम हो गया, तो वुडन स्टेम के अंदर, जैसे वुडन स्टेम हो गया ना, तो वुडन स्टेम के अंदर छोटे छोटे छेद बने होते हैं जिससे हवा क्रॉस होती है, फिर अगले वाले में जाती है, फिर अगले वाले में जाती है, फिर अगले वाले में जाती है। यानी इनकी जो बाहर एंडोस्क्रीन होती है ना, जो बाहर का लेयर होता है, वो ऐसे ही बात काम करता है। एंडोडर्मिक लेयर जो उनकी होती है, एक्सोडर्मिक, वो एंडोडर्मिक से रेस्पिरेट करती है, ठीक है, दोनों साथ में मिल के रेस्पिरेट करते हैं। और बाहर छोटे छोटे छेद बने होते हैं जिनको लेंटिसेल्स कहते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। तो ये एक प्लांट का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने उतार दिया है, देखो तो शायद दिख जाए, समझ में आ जाए। हाँ, दिख रहा है पूरा? तो आओ देखते हैं नेक्स्ट वाला, सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो है हमारा, कि प्लांट का तो सब हो गया, प्लांट का सबसे लास्ट पॉइंट क्या है, ये भाई जड़ें देख लिया हमने, स्टेम देख लिया हमने, तो सबसे लास्ट वाला बचता है क्या, कि लीव्स। लीव्स में क्या होता है, एक टॉपिक याद रखो, लीव्स जब ऑक्सीजन बनाती हैं तो वो यूज़ कर लेती हैं, तो वो तुरंत ही उसका यूज़ कर लेती हैं। फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ इनमें रेस्पिरेशन होते रहता है। जब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जब बनता है तो वो ऑक्सीजन तुरंत वहीं से यूटिलाइज कर लेती हैं और बाकी को बाहर छोड़ देती हैं, और बाकी दिन कार्बन डाइऑक्साइड लेकर काम करते रहती हैं। और दिन के समय में तो ये आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर रात के समय की बात करें तो रात में तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। लीव्स दो तरीके से रेस्पिरेट करती हैं, पहला दिन में और दूसरा रात में, ठीक है। तो रात के अंदर की बात करें तो क्या होता है, देखो, दिन में लीव्स CO2 लेती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, उसमें एनर्जी और ऑक्सीजन बनता है, मतलब उनका फूड ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, तो ग्लूकोज तो यूटिलाइज कर जाती हैं, ऑक्सीजन का जितना यूज़ उनको करना होता है वो कर लेती हैं सांस लेने के लिए, उसके बाद बाकी छोड़ती हैं। तो सोचो कितना यूज़ होता है, मतलब यूज़ कर लिया उन्होंने अपने बाद, उसके बाद बाहर छोड़ रहे हैं, तब भी उतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन जब रात की बात आती है तो रात में तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है कि रात के अंदर प्लांट के अंदर ही खाना बने और प्लांट के अंदर ही ऑक्सीजन बने, रात में तो होता नहीं है। तो रात के समय प्लांट सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यही रीज़न है कि कुछ लोग कहते हैं कि रात को पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा और ऑक्सीजन ही
नहीं बनेगा तो वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और इसी वजह से कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन है कि प्लांट के नीचे रात में सोने से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि लीव्स दिन में फोटोसिंथेसिस से बने ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, एक नंबर ए नंबर था। और बी नंबर, रात में स्टोमाटा से ऑक्सीजन रेस्पायरेट करते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा प्लांट का सिस्टम। भाई मैंने पूरा समझा दिया, जितना हो सकता था मैंने सब डाल दिया। प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। ठीक है, तो ये तो प्लांट का था। ठीक है, एक ही पेज में प्लांट समझा दिया, एक ही स्लाइड में प्लांट हो गई। तो प्लांट का रेस्पिरेशन आसान है, क्यों? क्योंकि सब अलग अलग जगह करते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। एक प्रॉपर सिस्टम रहता तब तो उसको अलग अलग समझाते ना कि हाँ ऑर्गन है, फिर यहाँ से अंदर आए, फिर यहाँ से अंदर आए। नहीं, 3 सेगमेंट है। रूट अपना अलग सांस लेती है, स्टेम अपना अलग सांस लेता है और लीफ अपना अलग सांस लेती है। कहानी खत्म, बस। अब आगे वाले टर्म की तरफ आएंगे। आपको ही पता है हमारा आगे वाला टर्म कौन सा है। हमारा आगे वाला टर्म है, अब भाई रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ लिया ना, तो अब रेस्पिरेशन इन एनिमल्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, उतारते रहना यार। और हाँ यार, अभी तक देख रहे हो तो थोड़े सब्सक्राइबर बढ़वाइए। 100 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, नेसेसिटी है यार। जून में ही कंप्लीट करने थे 100 सब्सक्राइबर, तो थोड़ा सा मदद करिए, हम भी लगे पड़े हैं। अगल बगल का फ़ोन उठा के सब्सक्राइब कर दो। हाँ, तो आओ अब आते हैं हम अपने अगले टर्म पर, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में प्लांट की तरह रेस्पिरेशन के प्रोसेस नहीं होती है। एनिमल्स में और रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग प्रोसेसेस फॉलो नहीं की जाती हैं, बल्कि ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन की एक सिंपल प्रोसीजर ही फॉलो करते हैं और उसी प्रोसीजर को पढ़ना होगा। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे, जैसा कि आपको हमेशा पता है कि जो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सभी के अंदर रेस्पिरेशन एक ही प्रोसेस से होता है और उनको डिफ्यूज़न का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार बना के लिख देते हैं कि सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स डिफ्यूज़न की प्रोसेस से सांस लेते हैं, जबकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते
हैं। ठीक है, तो याद रखना कि आज हम बहुत ही मज़ेदार कंटेंट पढ़ने वाले हैं। कंटेंट नंबर 1 होगा जिसके अंदर हम रेस्पिरेशन के प्रोसेसेस को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो प्रोसेस है वो अमीबा, पैरामीशियम वगैरह कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे कि बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो कुछ यूनिक है, जैसे मछली और मेंढक, तो मछली और मेंढक को भी देखेंगे। फिर उसके बाद घूम फिर के हम ह्यूमन पे आ जाएंगे। तो चलो अभी वाला रेस्पिरेशन इन अमीबा पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इन अमीबा क्या होता है? रेस्पिरेशन इन अमीबा एक वैसी प्रोसेस है जिसके अंदर चलो यहाँ पर डाल ही देते हैं। हाँ, रेस्पिरेशन इन अमीबा, क्योंकि अमीबा क्या है, अमीबा क्या है, ब्रैकेट डाल दो यहाँ पर। तो यूनिसेल्यूलर तो ये हो गया, हाँ यूनिसेल्यूलर हो गया तो कौन सी प्रोसेस फॉलो करेगा सांस लेने के लिए? यही प्रोसेस फॉलो करेगा, डिफ्यूज़न की। ठीक है, तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस फॉलो ज़रूर करेगा। और जब भी डिफ्यूज़न फॉलो किया, इसका मतलब ये बात तो पक्की हो गई कि इसकी जो झिल्ली होती है उससे सांस लेगा। ठीक है, क्योंकि अमीबा का साइज़ बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए बहुत ही आसानी से फैल जाता है। और इसी वजह से इसके बारे में बोलो तो ठीक है। तो देखो तक ये हो गया हमारा अमीबा। ठीक है, और जैसे हमने वो बताया था, प्रोसेस बताई थी, जैसे सेल वाली प्रोसेस बताई थी, वैसे अमीबा वाली प्रोसेस भी होती है। जैसे अमीबा की सेल हो गई और इधर बाहर एयर, वाटर में एयर घुली हुई है। ठीक है, अमीबा ज़्यादातर पानी में रहते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो जब भी इसको ब्रीद करना होता है ना, तो ये अपनी सेल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लेता है, एकदम घना कर लेता है। और हायर कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से इधर की जो हल्की चीज़ें होती हैं वो इसमें घुसनी शुरू हो जाती हैं और अमीबा का रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। ये होता है हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और अमीबा अपने आप को कर लेता है हायर कॉन्सेंट्रेशन। कब? जब उसको सांस लेनी है, जब वो ब्रीद इन कर रहा है। ठीक है, जब उसको ऑक्सीजन चाहिए तब के लिए ये प्रोसेस होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सारी की सारी चीज़ें अंदर जाना शुरू करती हैं। समझे? तो अमीबा के बारे में बोला जाए कि ये एक्वस ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी सेल मेम्ब्रान से डिफ्यूज़न करा के ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रान से डिफ्यूज़न करा के ऑक्सीजन लेते हैं और अंदर ले लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। ठीक है, अब उसके ही अपोजिट होता है कि जब इनके बारे में बात आती है कि इनके एक्वस ऑर्गेनिज्म सेल मेम्ब्रान से तो डिफ्यूज़न कर लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ इसका अपोजिट भी सेल मेम्ब्रान से ही करते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन ले लिए हैं, लेने के बाद क्या होगा, इनके सेल बहुत ही छोटी होती है तो ऑक्सीजन पूरे सेल में पहुंच जाता है और CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने को तैयार हो जाता है, तैयार हो जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड निकलने को तैयार कैसे होता है? तो जो प्रोसेस से इन्होंने ऑक्सीजन लिया था ना, उसका अपोजिट प्रोसेस करेंगे तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने हायर किया था, बाहर लोअर किया था। तो बाहर जितना है वो तो उतना ही रहेगा, बाहर का प्रेशर तो ये चेंज नहीं कर सकते। तो बाहर का प्रेशर इन्होंने जितना है उतना ही रहने दिया
और अंदर अपना जो प्रेशर है उसको उससे भी कम कर लिया, एकदम कम। ठीक है, तो इस वजह से अंदर का कॉन्सेंट्रेशन लोअर हो गया, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन हायर हो गया, तो अंदर की चीज़ आसानी से बाहर चली गई और CO2 हमारा बड़े आसानी से बाहर निकल गया। ठीक है, तो फिर यहाँ से सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए ही निकल जाता है, तैयार हो जाता है जो सेल मेम्ब्रेन से निकल जाता है। ओके, तो बस ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही। हाँ, इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, अमीबा वाला इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, यूनिसेल्युलर रेस्पिरेशन इन अमीबा रहने देते हैं। कल हम लोग फिश, फ्रॉग, अर्थवॉर्म, ह्यूमन को टच करेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।